स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक आम इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान होता है किसी चीज या सिस्टम से तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। और यह दर्शाता है कि एक इंसान को सबसे ज्यादा अगर भरोसा किसी सिस्टम पर है तो वो जुडिशरी पर है। और वही जुडिशरी आज बहुत सारे क्वेश्चंस में घिरा हुआ है। और उन क्वेश्चंस में एक सबसे बड़ी हिस्टोरिकल चीज होने वाली है, अगर होती है तो, कि सबसे पहले जस्टिस हो सकता है उनको इंपीच किया जाए, उनके ऑफिस से निकाला जाए। आखिर ये मामला क्या है? तो जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। उनके घर में आग लगती है। आग लगने के बाद में आग बुझाने के लिए गाड़ी आती है। उनके घर के बाहरी वाले कमरे में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसके कारण में सबके होश उड़ जाते हैं। वहां पर कुछ बड़ी बड़ी गड्डियां जो कि नोट थे वो जले हुए मिलते हैं। अब ये कुछ समय तक ये बात छुपी रही, ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे करके ये बात न्यूज में आनी शुरू होती है। न्यूज में आने के बाद में ये मामला कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम के पास में जाता है। कोलेजियम क्या है? कोलेजियम जिसमें CJI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। उन्होंने क्या किया, चुपचाप से जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज है उनका ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? इलाहाबाद, प्रयागराज में। अब मेजर क्वेश्चन आया कि इतने बड़े अमाउंट का मिलना, उसका जला हुआ मिलना, और उनको सिर्फ आपने ट्रांसफर कर दिया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्वेश्चन होने शुरू होते हैं। तो वहां पर एक इन हाउस इंक्वायरी को बिठाता है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के, जो जस्टिस खन्ना थे। और उस इन हाउस इंक्वायरी में पता चलता है कि हां, कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन याद रहे, उस गड़बड़ी में अभी तक यह भी प्रूव नहीं हुआ कि ये नोट जस्टिस वर्मा के थे या क्या चीजें। बस ये कहा गया कुछ तो गड़बड़ी है। तो जस्टिस खन्ना ने जस्टिस वर्मा से कहा कि भाई साहब आप या तो रिजाइन कर दो। लेकिन जस्टिस वर्मा ने रिजाइन नहीं किया। तो जस्टिस खन्ना ने लेटर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और साथ में प्राइम मिनिस्टर को कि इनको हटा दिया जाए। अब उसके कारण में अभी हाल ही में मॉनसून सेशन शुरू हुआ है। और मॉनसून सेशन के अंदर में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं ऐसा हो सकता है, कि पहले जस्टिस होंगे जिनको हटाया जाएगा उनके ऑफिस से। क्योंकि एक रेजोल्यूशन जिसके लिए 50 राज्यसभा के मेंबर्स के साइन होने चाहिए या फिर लोकसभा के 100 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। और याद रखिए, इस बार ऐसा हुआ है कि दोनों हाउसेज में ये नंबर फुलफिल हो गए हैं। दोनों ने अपने अपने, किसी ने स्पीकर को, किसी ने चेयरपर्सन को लेटर लिखकर दे दिया है। और अब यानी कि अब इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी, उनके रिमूवल का पूरा प्रोसेस शुरू होगा। वो प्रोसेस क्या है, कैसे सारी चीजें हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन चीजें इतनी आसान और सिंपल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई एनोनिमस नाम के साथ में, जिसमें कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 पर्सन की इन हाउस कमेटी बनाई थी, वो किस अधिकार से बनाई थी? अगर देखा जाए तो किसी भी जज को हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। तो CJI ने किस कैपेसिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत में या किस एक्ट के तहत में इन हाउस कमेटी बनाई? कई लोग एलिगेशन लगाते हैं कि वो जो पिटीशन डाली गई है वो जस्टिस वर्मा ने ही डाली है। और वहां पर कुछ बहुत बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस किए गए हैं, जैसे कि क्या जुडिशरी का लेजिस्लेचर के वर्किंग में इंटरफेरेंस तो नहीं है ये? अब आप सही कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है कि जुडिशरी अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, उनके काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो घूम फिरकर बात वहीं आ गई। और मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं। कई लोग कई सारी थ्योरीज बना रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक मौका चाहिए जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने का। और वहां पर गवर्नमेंट को हो सकता है शायद यह मौका मिल गया हो या यह मौका मिलवाया गया हो, यह आपके ऊपर में, जहां पर उनके पास में अब एक बहुत बेहतरीन मौका है कि वो जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ में क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। तो ये जस्टिस वर्मा की जो कहानी है ये इतनी सीधी नजर नहीं आती, क्योंकि अभी जस्टिस वर्मा से रिलेटेड एक सुनवाई चल रही थी। वहां पर एक वकील ने उनको सिर्फ और सिर्फ वर्मा कहकर क्या किया, संबोधित किया। तो CJI साहब भड़क गए। CJI साहब कहते हैं कि आप अपने होश हवास में हैं, वो अभी भी जस्टिस वर्मा है, उनका नाम थोड़ा सा तमीज में लीजिए, डेकोरम के साथ में लीजिए। यानी कि अभी भी चीजें कुछ तो घूम फिर रही हैं। और मैंने आपको बताया कि जुडिशरी के ऊपर में हर किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट भी कई जगह पर हमें धुंधलाता हुआ नजर आता है। कई बार उसके ऊपर में हमें ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होते हुए नजर आते हैं। वो कौन से इंस्टांसेस है उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि जुडिशरी क्यों क्वेश्चन में आ जाता है, जुडिशरी की इंटीग्रिटी के ऊपर में क्यों क्वेश्चन उठाया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जस्टिस वर्मा को रिमूव करने के प्रोसीजर की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंदर में
आपके राज्यसभा में एंड लोकसभा के अंदर में, दोनों ही जगह पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन को साइन कर कर अपने अपने जो चेयरपर्सन है उनको भेज दिया। एक और चीज बताता हूं, अगर जस्टिस किसी चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, उनको अगर हटाना है तो इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। उनके लिए एक पूरा का पूरा प्रोसीजर डिसाइडेड है। इसकी भी कहानी ऐसी है कि सपोज करो अगर जजेस को हटाने का प्रोसेस इतना सिंपल बना दिया जाता तो सरकार अपनी मन मर्जी से किसी भी जज को कभी भी हटा देती। तो जजेस को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्यों किसी डर में काम ना करें, फ्री होकर इंडिपेंडेंट होकर काम करें, उसके लिए वहां पर एक पूरा प्रोसेस बनाया गया है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस बनाया गया है, जिसके कारण में आज तक अभी तक कोई भी जज रिमूव नहीं हो पाया। इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहली बात तो 2 कंडीशन है जिसके बेसिस पर ही आप क्या कर सकते हैं, किसी जज को रिमूव कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन 2 कंडीशन, इन दोनों आरोपों के बाद में किसी जज को रिमूव किया जा सकता है। अब इतनी आसानी से आप रिमूव भी नहीं करेंगे। राज्यसभा के 50 MP, लोकसभा के 100 MP एक साइन करेंगे रेजोल्यूशन पे और वो अपने अपने चेयरपर्सन को देंगे। अब चेयरपर्सन भी मे एक्सेप्ट, यानी कि मैंडेटरी नहीं है कि एक्सेप्ट कर ही लेंगे, वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब मान के चलो वो रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, फिर 3 मेंबर्स की कमिटी बनेगी। वो 3 मेंबर्स की कमिटी इंक्वायरी करेगी कि जज के ऊपर में जो आरोप लगे हैं क्या वो सही हैं भी या नहीं। उन आरोपों को अगर वो सही मानते हैं फिर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उस रिपोर्ट के पेश होने के बाद में हमारे देश में किसी भी रेजोल्यूशन को जब पास होना होता है तो उसके लिए अलग अलग मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो उनमें से एक डिफिकल्ट मेजॉरिटी होती है जिसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग उस रेजोल्यूशन को पास कराया जाएगा। एंड स्पेशल मेजॉरिटी में पता है क्या क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी में 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। एक, एब्सोल्यूट वोट, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%, और साथ में 2/3 जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 बहुमत। ये दोनों जब क्लब कर देंगे एक साथ में तो इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। वो दोनों चाहिए लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। अब वो रेजोल्यूशन वहां से पास होगा। पास होने के बाद में प्रेसिडेंट फिर साइन करेंगे, तब जाकर वो जज रिमूव हो जाएंगे। ये बताते बताते मेरा भी गला सूख गया। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है, कितना टीडियस। और यही कारण है कि अभी तक कोई भी जज इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हटाए नहीं जा सके। इसका अगर पॉजिटिव साइड देखा जाए तो जजेस को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, लेकिन अगर इसका नेगेटिव साइड देखा जाए तो कई बार दोस्तों जुडिशरी पर बहुत सारे एलिगेशन भी लगते हैं। कि एक बहुत क्लासिक केस आपको देखने को मिलेगा, हमारे पूर्व जस्टिस रहे रंजन गोगोई जी, आप सभी को पता होगा। तो रंजन गोगोई जी के ऊपर में एलिगेशन लगता है कि उन्होंने किसी एक लड़की का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया सीजीआई के ऊपर में। अब सीजीआई ने एक पूरे के पूरे केस की सुनवाई करने के लिए कमेटी बनाई। अब जानकर आप हैरान रहेंगे कि उनके ऊपर में ही एलिगेशन है और उस केस की सुनवाई भी कौन कर रहे हैं, वो खुद ही कर रहे हैं, जो अपने आप में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्लियर वायलेशन माना जाता है। दूसरा इंस्टेंस आपको बताता हूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक जब कोलिजियम की बात करते हैं, कोलिजियम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बेसिकली कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट की अपनी खुद की जजमेंट से आया है। यूएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज और हंसी मजाक में यूज किया जाता है कि इंडियन जुडिशरी में इंडियन जजेस आर अपॉइंटिंग देमसेल्व्स, जजेस खुद को ही अपॉइंट कर रहे हैं, ऐसा कई बार कहा जाता है। क्योंकि कोलेजियम जो है जिसमें एक सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज, ये 5 लोगों का ग्रुप बनता है जो नेम रेकमेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो ये भी आरोप लगता है कि भाई ज्यादातर जो चाचा, भतीजे, ताऊ या फिर रिलेटिव्स जिनके लिंक हैं वही लोग बार काउंसिल से रेफर होकर क्या बनते रहते हैं, जज बनते रहते हैं या रिकमेंडेशन में आते रहते हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है मेरे प्यारे दोस्तों कि अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 11 महिलाएं ही जज बन पाई हैं। यह आरोप लगता है, एलिगेशन लगते हैं कोलेजियम के ऊपर में कि क्यों ना कोलेजियम के अंदर में रिफॉर्म किया जाए, जुडिशरी के अंदर में रिफॉर्म किया जाए। क्योंकि ये बात समझने की कोशिश करिए, जुडिशरी के ऊपर में बहुत ट्रस्ट है लोगों को। वो ट्रस्ट जब टूटने लग जाएगा, जब लोग शक की नजर से जुडिशरी को देखने लग जाएंगे, तो डेमोक्रेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहा है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, जो एम्पावर कर रहा है कॉमन सिटीजन को, जो सोसाइटी का सबसे लास्ट पर्सन है उसको भी एम्पावर कर रहा है, उसके मन में अगर डाउट आ गया
तो वो जो डेमोक्रेसी का जो एसेंस है, डेमोक्रेसी जिन पिलर्स पे खड़ा है, उसके ऊपर में क्वेश्चन लग जाता है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि दोनों पहलुओं को समझिए। एक तरफ में जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी को सेफगार्ड करना, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना तो गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर अपने हिसाब से चीजों को चाहेंगे कि उनको कोई क्वेश्चन ना करे, उनके किसी एक्शन को कोई क्वेश्चन ना करे। लेकिन दूसरी तरफ में यही जुडिशरी जो दूसरों को तो तुरंत अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करती है, जब बात खुद पर आती है तो उसको कारपेट डालकर छुपाने की कोशिश या फिर गोल मोल घुमाकर उसको इधर उधर रखने की कोशिश करते हैं। उसके इंस्टेंसेस मैंने आपको बताए। तो मैंने आपको बताया कि आज तक, अभी तक कोई भी जज, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसके इस पूरे प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं हुए हैं। अभी जो अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है, उनके दोनों के मेंबर्स एक साथ आ गए हैं। राज्यसभा में 63 ऑपोजिशन के एमपीज ने साइन करके रेजोल्यूशन सबमिट कर दिया है। दूसरी तरफ में लोकसभा में 152 मेंबर्स ने साइन करके अपना रेजोल्यूशन सबमिट कर दिया है। उसमें जो ऑपोजिशन के जो लीडर हैं राहुल गांधी, यानी कि ये भी पता चलता है कि इस टॉपिक के ऊपर में चाहे ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों एक साथ हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतने क्लियर नंबर होने के बाद में मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस बार जस्टिस वर्मा को रिमूव कर ही दिया जाएगा। और मैंने आपको बताया, जस्टिस वर्मा को जब ट्रांसफर किया गया तो उनके पास में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी सारी ले ली गई। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तो उठता ही है। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 50 मेंबर राज्यसभा में, 100 मेंबर्स लोकसभा में मैंडेटरी होते हैं। मोशन को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है। वो कहां लिखा है? उसके लिए एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, जो ये कहता है कि 3 मेंबर्स की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। इंक्वायरी कमेटी के अंदर में कौन कौन होते हैं? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और साथ में एक सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और साथ में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। ये 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। पार्लियामेंट में अगर वो रिपोर्ट अगर कह देती है कि हाँ इन्होंने एक गलत काम किया है, तो उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग किससे होगी? स्पेशल मेजोरिटी से होगी। और अगर स्पेशल मेजोरिटी में पास हो जाता है तो जस्टिस वर्मा रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट के साथ में मिला दिया जाए, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिमूवल की बात करता है। मैंने आपको बताया कि जजेस को रिमूव करने के 2 ही क्राइटेरिया है, एक प्रूवन मिसबिहेवियर और एक इनकैपेसिटी। इसके बेसिस पर है इंक्वायरी होना जरूरी है। और मेजॉरिटी कौन सी? स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है, साथ में 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए होता है। आज तक, क्योंकि ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है, आज तक कोई भी जज इम्पीच यानी कि रिमूव इस प्रोसेस से नहीं किया गया है। ऐसे 2 इंस्टांसेस और आए हैं पहले। एक अगर आप देखते हैं जस्टिस वी रामास्वामी 1993 वाला केस, फर्स्ट जज केस थे, जिसके अंदर में क्या किया गया था, उनको रिमूव करने की कोशिश। इनके ऊपर में आरोप लगा कि इनके जो फंड है उसको इन्होंने कहीं पे मिसयूज किया है। इंक्वायरी होती है, 3 जजेस की, 3 जो मेंबर्स की कमेटी है वो इंक्वायरी करती है और कहती है हाँ जी सही आरोप है। एक हाउस में बिल पास भी हो जाता है, यानी कि रेजोल्यूशन पास भी हो जाता है, लेकिन दूसरे हाउस के अंदर में यानी कि लोकसभा में वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, क्योंकि उस समय पर जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने एब्सटेन कर लिया था, उन्होंने वोट नहीं किया था, जिसके कारण से वो रिमूव नहीं हो पाए। दूसरा केस हमें देखने को मिलता है 2011 में, सौमित्र सिंह, उनके ऊपर में भी फंड के मिस अप्रोप्रिएशन का आरोप लगता है। और वहां पर जो इंक्वायरी वगैरह था उससे पहले उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि ऑफिशियल रिमूवल प्रोसेस शुरू होने से पहले क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो यहां पर अब 2 बातें हम कर रहे हैं। एक, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, यह भी जरूरी है, लेकिन साथ में जुडिशरी का अकाउंटेबल होना वो भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो वहां पर जुडिशरी को, जैसे जुडिशरी दूसरे इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल मानता है, जैसे जुडिशरी दूसरे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए टाइम टू टाइम कई सारे ऑर्डर्स जारी करता रहता है, वैसे जुडिशरी को भी अपने अंदर में भी कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जिसके बेसिस पर लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा क्या हो, डेवलप हो। क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे, कहते हैं ना, काले घने बादल हैं जो कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करते हैं, जो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश का जो कहते हैं ना सोल है, उसके ऊपर में क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। तो आने वाले समय में यहां पर क्या निकल कर आता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपके साथ में पूरा प्रोसीजर जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो भी डिस्कस किया। मैंने जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि भाई आप अपने केस की सुनवाई खुद नहीं कर सकते। जब उसके ऊपर में क्वेश्चन उठा
तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जुडिशरी की इंटीग्रिटी के ऊपर में। तो ये चीजें आप सभी के सभी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि अगर मान के चलिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, तो क्या हाई कोर्ट के जज के हटाने से अलावा कोई और दूसरा प्रोसेस है क्या? ये क्वेश्चन का आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां पर हमने P2I प्लस में ऑप्शनल दोनों को कंबाइन कर दिया है। मात्र 43,000 में आपको ये बैच मिल जाएगा, और आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9240023222 पर कॉल कर सकते हैं। पूरा एनरोलमेंट प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।